हम लोग 20/9/2022 के प्रथम पाली के हिंदी प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, शब्दों में विद्यमान, विद्यमान का मतलब उपस्थित, मौजूद। तो शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है, बताइए। शब्द शक्ति। पहले से पढ़े कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। तो इसलिए प्रश्न क्या है, रिपीट है। चलिए अगला है, नयन में कौन सी संधि है, बताइए। नयन में संधि कौन सी है? देखिए नयन में जो है ना आपको अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। देखिए आपके पास जो नयन था तभी तो देख ली कि ये आ गया। कोई जो आता है तो आप कैसे देखते हैं? नयन से। इसलिए बताइए नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि। कोई आता है तो आप देख लेते हैं, इसलिए अयादि संधि। ठीक है। अगला है कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को क्या बना दिया जाए? उपमेय बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो बताइए, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसका, इस प्रतीप अलंकार का एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। उदाहरण है आपका, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। यहाँ पर जो है सो कौन सा अलंकार है इसमें? प्रतीप अलंकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वंश अस्थ क्या है? ठीक है। तो वंश अस्थ क्या है भाई? तो वो से वंश अस्थ है, वो से वर्णिक छंद है। तो बताइए वंश अस्थ क्या है? वर्णिक छंद है। वंश अस्थ क्या है? वर्णिक छंद है। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति को पढ़िएगा आप लोग, इसमें ही नहीं पकड़ लगिएगा। जैसे आप लोग पकड़ने लगते हैं, कौन सा हम देखते हैं डैश मार देते हैं रूपक अलंकार। बात समझ में आ रहा है? वो नहीं, ये प्रश्न है। अब नीचे देखिए, ये जो दिया है ना, यहाँ पर प्रश्न को देखिए जरा, ये जो दिया है ना, ये स्लोगन अश्लोक जो दिया है, इसमें हम लोग पकड़ेंगे इस दोहा में। तो बैन सुनैया तब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। बताइए किससे पकड़े? नौ से नहीं का भाव है ना, तो नहीं का भाव है तो इसलिए विरोधाभास। एक ही नौ है उसका मतलब नहीं है, नहीं का भाव आए तो विरोधाभास मार दीजिएगा। बात समझ गए? तो ये विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। बताइए कलेजा ठंडा होना। तो बताइए कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संतोष होना। संतोष होना। ठीक है। अगला है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सही बात है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्या रिपीटेशन हो रहा है? चलिए नौ का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। इसका मौ का, किसका रिपीटेशन हो रहा है? मौ का हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। देख रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये आपको जो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक चल, यहाँ पर मौ का रिपीटेशन तो ये जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वर्ड का रिपीटेशन भी हो रहा है और दूसरा में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको रूपक अलंकार होना चाहिए, क्योंकि रूपक अलंकार का पहचान है कि योजक चिन्ह जब हो और शासित सु नहीं हो तो इसका मतलब वो रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब डैश है, इसलिए इसका आंसर आप लोग रूपक अलंकार दीजिए। यहाँ पर अनुप्रास दिया है, इसको कट करके चलिए अभी फिलहाल। ठीक है। अगला है, पदक्रम की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? पदक्रम की दृष्टि से। पदक्रम की दृष्टि से, है ना, कौन सा वाक्य कह रहा है कि शुद्ध है? एक बार पुनः हम 7 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मेरे दीपक जल, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको हम रूपक बताए थे आपको, लेकिन कुछ नियम मुझे याद आ गया। उस नियम के मुताबिक जो है यहाँ पर आपको जो रूपक नहीं हो करके इसका जो आंसर अनुप्रास दिया था वो बिल्कुल सही था। तो इसलिए आप लोग याद रख लीजिए। बोलचाल के आम भाषा में आप छोटा सा सेंटेंस है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। क्यों? क्योंकि मधुर मधुर में यहाँ पर और मेरे में मौ का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मौ वर्ण का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए यहाँ पर, यह असली गाय का दूध है। बताइए असली गाय और नकली गाय क्या होता है? खैर कोई बात नहीं। पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इस तरह का जो भी प्रश्न है ये आपको हम पीछे क्लास में बता दिए हैं, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ करके आगे चलते हैं हम लोग। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये क्या है? ये शुद्ध है। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है। चलिए अगला है, मानो भाई धन धन अंतरदामनी धन दामनी धन अंतर शोभित हरिबिरज भामनी। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें मानो लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? मानो। चलिए यहाँ पर मानो लगा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। अशुद्ध की बात हो रहा है ना। यह हमारा घर है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? सही है। हाथी बहुत मोटी है, अशुद्ध है। मोटा है। ये हो रहा था तो ये सही हो जाता। वैसे ये प्रश्न आपको पीछे क्लास में बता दिए हैं, इसलिए आपको पीछे क्लास में अपना जाकर के देख लीजिए। इसका शुद्ध हो जाएगा आपको। ये तीनों ऑप्शन ए, सी और डी क्या है? शुद्ध है। और हाथी बहुत मोटी है, ये आपको अशुद्ध है। अगर हथनी रहती तो मोटी होती, अगर हाथी है तो मोटा होता। ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है। चलिए दिए गए गद्यांश
को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का कड़ा उत्तर देने के लिए। तो देखिए इस तरह का गद्यांश हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने। चलिए, आप लोग तो याद ही कर लिए प्रश्न को, ठीक है। तो अब जो है सो ये गद्यांश को हम लोग नहीं पढ़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए, सुख दुख जो है वो आपको द्वंद्व समास है, बात समझ में आ रहा है? सुख और दुख जो है क्या है? द्वंद्व समास है। और यहाँ पर सुख और दुख इस दोनों में क्या है? विपरीतार्थक संबंध है, मतलब उल्टा संबंध है, ठीक है। बात समझ में आ गया कुछ? चलिए थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण बताइए? परिणामवाचक विशेषण। देखिए, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, चाहे थोड़ी चीनी जहर में डाल दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये के गो है कि थोड़ा थोड़ी रहे ना, तो आप थोड़ा थोड़ी रहे, बस इतना ही समझिएगा। थोड़ा कहीं लिखा रहे चाहे थोड़ी लिखा रहे तो वह कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया क्या? देखिए हम बताते हैं। भोज में कभी गए खाने के लिए, बोलता है कि थोड़ा सा चावल ले लीजिए, मेरा इज्जत रख लीजिए, थोड़ा सा, हम पहली बार आए हैं, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा रख ले लीजिए, अगर आप ले लीजिएगा तो उसका मान मर्यादा बढ़ जाएगा ना, इसलिए याद रखिएगा। थोड़ा चाहे थोड़ी, कौन सा विशेषण? परिणामवाचक विशेषण। परिणाम नहीं बोलिए, परिमाण, मान बढ़ जाएगा ना, तो परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया कुछ कि नहीं? चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन है, बिना पैसे के आदमी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। बताइए, ये जो है वो शुद्ध है, ठीक है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी आपको शुद्ध है ना। किसान ने खेत में बीज बोया है, ये भी सही है। घर पर सब कुशल है, ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध कैसे होता? घर पर नहीं होता, घर में होता तो घर में सब कुशल है, ठीक है। ये होता तो ये शुद्ध हो जाता, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो बताइए, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है? अभिधा आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? अभिधा आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? अभिधा आता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। चलिए अगला है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय नहीं, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदियाँ बह रही है, ये शुद्ध है। तारा निकल आए, बताइए तारे निकल आए, ये होता। माली ने सब पेड़ कट डाली, इस तरह का प्रश्न हम आपको पहले ही बता दिए हैं, पहले ही ये बता दिए हैं। आप जाकर के देख लीजिए दूसरे क्लास में। नदियाँ बह रही है, ये आपको क्या है? शुद्ध है। बाकी ये तीन जो है सो अशुद्ध है, बी, सी और डी। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ए होना चाहिए। बताइए, पंचमढ़ी कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि पंच में पंच लगा हुआ, पंच का मतलब 5 होता है, इसलिए पंचमढ़ी जो है वो आपको कौन सा समास है? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपको श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ये थोटेबल प्रश्न है, इसको दोबारा पढ़ करके इसको क्या करना है? छोड़ देना है। चलिए, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो रास्ता एक जाता है, तो एक लंबा रास्ता, यहाँ पर देखिए एक लंबा रास्ता, एक छोटा रास्ता है ना, एक बड़ा रास्ता। यहाँ पर आपको इस तरह का जो भी होगा तो वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए 19 नंबर प्रश्न समझ गए। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी ईवे परंत, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है, हाँ। और सासिसी कहीं पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी ईवे परंत, बताइए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहाँ पर योजक चिन्ह है। बात समझ गए? चलिए करता, निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है? तो बताइए काव्य का गुण कौन नहीं है? तो छंद जो है वो काव्य का गुण नहीं है। और यहाँ पर आप 3 प्रश्न सीख रहे हैं, इसलिए इसको भी व्याख्या कर लीजिए आप लोग। यहाँ 3 प्रश्न आप सीखेंगे। देखिए काव्य का गुण जो है वो आपको कौन कौन सा गुण है? बोलिए। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। बोलिए कौन कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ये जो है आपको काव्य का गुण है, जबकि छंद जो है वो काव्य का गुण नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा कृतवाद से संबंधित वाक्य है? तो देखिए कृतवाद से संबंधित जो है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये आपको कृतवाच्य है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो जब भी से और द्वारा कहीं पर आए तो अक्सर वो क्या होता है? कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है,
पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरह का सेंटेंस आए तो वहाँ पर कर्मवाच होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये आपको कृतवाच है। बात समझ गए? चलिए आपका अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। तो बताइए कारक, ये वाक्य के कितने भेद हैं? 8। किस आधार पर? अर्थ के आधार और पर कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद 8 हैं। है। अगला प्रश्न है आपका, निश्चल, क्या लिखा हुआ है? और निश्चल। निश्चल में कौन सा शब्द, निश्चल शब्द में कौन सी संधि है? निश्चल। तो आपको निह जोड़ छल, यहाँ पर ये विसर्ग संधि हो जाएगा। निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि है, ठीक है ना? तो बताइए निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो? निश्चल। अगला है 25 नंबर, मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है बताइए? मैं। जो काम करे वो करता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो कर्ता कौन हुआ? मोहन। आप पढ़ते हैं तो कर्ता कौन हुआ? वह साइकिल चलाता है, वह कर्ता हुआ। बात समझ में आ गया ना? तो कर्ता पकड़ लीजिएगा। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, तो इसमें कर्ता कौन है? मोहन हुआ। चलिए, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा था बताइए? 3 वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए गण कहते हैं। बताइए, हम जैसे आपको गोली मारेंगे क्या चीज़ से? गन से। तो हम आपको मारेंगे 2 आदमी, अब बगल से ये लड़का देख लेगा तो 3 आदमी हो गया ना। इसलिए याद कर लीजिए कि गण वर्णों, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह क्या कहते हैं? गण कहते हैं। चलिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? और इसको VVI भी कहा जा सकता है क्योंकि ये परिभाषा है ना। तो बताइए, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की है। तो बताएंगे क्या है प्रश्न? क्या है प्रश्न? पढ़िए तो। वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी रचना है? और काव्यम। ठीक है, वाक्यम रसात्मक, एक साथ बोलिए ना, वाक्यम वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी रचना फिर से बोलिए, है? वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी रचना है? काव्यम, काव्यम बोलिए। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की है। अगला है, काम का न काज का। बताइए यहाँ पर कौन है काम, जो काम का न काज का है? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए? दूसरों पर बोझ बनकर रहना। दूसरों पर बोझ बन करके रहना। बात समझ में आ गया? तो बताइए, अलंकार के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से अलंकार है बताइए? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और बताइए, और उभय अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ भी है आपको क्या चीज? योजक चिन्ह। यहाँ भी योजक चिन्ह है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। और आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।